हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। ये एमबीए फर्स्ट सेम की मैथ्स है और इसमें आज से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है यूनिट 4, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं संभावना। ठीक है, तो अब आपको संभावना का मतलब कि अगर हम कोई सिचुएशन हमारे पास ऐसी है जिसमें जैसे हमें कोई काम करना है, ठीक है, हमें एक फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज करना है, तो अब ये हम क्या समझा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी किसे बोलते हैं। अगर हमें एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें उसमें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले वेदर कैसा होगा, वेदर के अकॉर्डिंग जो है हम चीज़ों को करेंगे। अगर बारिश का मौसम है और हमें कोई फंक्शन करना है तो हम कोशिश करेंगे कि जो हम फंक्शन ऐसी जगह हो जो बंद हॉल हो। जरूरी नहीं कि जिस टाइम फंक्शन हो रहा हो उस टाइम पे अगर बारिश होने लग जाएगी तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा और वहाँ पे कोई भी प्रोग्राम नहीं हो पाएंगे। अगर विंटर सीजन है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ओपन एरिया ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, बंद एरिया हो। टेंट भी अगर हम लगा देते हैं तो हमें ठीक रहता है। तो सबसे पहले कि हमारा वेदर कैसा है किसी भी फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब उस समय कैसा मौसम है तो उसमें खाने में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, वेदर के अकॉर्डिंग ही हम चीज़ों को रखते हैं। उसके बाद जैसे समर्स हैं तो उसमें हम जो है कोल्ड ड्रिंक रखते हैं, और अगर विंटर्स हैं तो उसमें चाय कॉफ़ी रहती है स्नैक्स के साथ। तो ये तो खाने पीने का हो गया। प्रोग्राम किस तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। मान लीजिए किसी कॉलेज का प्रोग्राम है तो सबसे पहले क्या शुरू होता है, सबसे पहले जो है दिया जलाया जाता है। जो इनॉग्रेट करते हैं प्रोग्राम को वो सबसे पहले दिया जलाते हैं। किसके आगे जलाते हैं? सरस्वती माँ के आगे। किसी भी एजुकेशन वाले सेंटर में सरस्वती माँ के आगे दिया जलाते हैं, उसके बाद प्रोग्राम की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं ये संभावना के उस पर ही तो करते हैं। तो यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ होता है सबसे ज़्यादा? प्रोबेबिलिटी का। अच्छा, अब जो हम फ़ोन पे देख लेते हैं कि कल का वेदर कैसा होगा, वेदर फोरकास्ट में देखते हैं कि कैसा वेदर होगा, तो ये कैसे पता चलता है? इसमें भी तो वो लोग संभावना ही लगाते हैं, सब देखते हैं, पता करते हैं और हमको बताते हैं कि इस इतने बजे से इतने बजे के बीच में बारिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं, 90% हैं, 97% हैं या 30% हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने काम को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि किस टाइम हम कपड़े धोएं, किस टाइम हम फैलाएं उनको कि बारिश में वो ना भीगें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये एक संभावना के बेसिस पे ही हो रही हैं। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन भी हम आपको पढ़ के बता देते हैं। ये आपको सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। We live in a world in which we are unable to forecast the future with complete certainty। मतलब हम एक निश्चित तरीके पे नहीं बता पाते हैं बिल्कुल कि ऐसा होगा ही होगा। हम केवल संभावनाएं ही बता पाते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होने की संभावना है। ठीक है, our need to cope with uncertainty lead us to study and use of probability theory। तो इसी चीज के कारण, क्योंकि हम केवल संभावना के तौर पे चीजें बताते हैं, इसीलिए हम इसका प्रोबेबिलिटी का यूज इन सब चीजों का पता लगाने के लिए करते हैं। इसके बाद इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है कि PA = M/M+N। तो ये है क्या? सबसे पहले द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है एक जो जिसका नाम हमने किससे दिया है? A से। ठीक है, इज डिफाइंड एज फॉलोज। इफ एन इवेंट हैपेंस M टाइम्स, अगर कोई इवेंट है वो M टाइम्स हो रहा है एंड इट फेल्स N टाइम्स, अगर वो उसका होने की संभावना कितनी बार है? M बार, और नहीं कितनी बार हो रहा है, फेल कितनी बार हो रहा है? N टाइम्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी? तो लिखा है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज M/M+N। तो इससे हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? ये M था जो हो पाए, मतलब कि जो इवेंट हो पाए, और ये था N जो फेल हो गए। ठीक है, तो अब जो
हो पाए प्रोग्राम, तो टोटल में तो m+n आ जाएगा। तो इसका अगर हम लैंग्वेज में बोलेंगे कि कैसे बोलेंगे इसको, तो इसको हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। तो जो ऊपर वाला लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, अपॉन वाले को हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस, या टोटल नंबर ऑफ केसेस की जगह आप बोल सकते हो एग्जॉस्टिव केसेस। अब ये जो अपॉन में है, जब ये दोनों आएंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस को ही हम एग्जॉस्टिव केस बोलते हैं। लेकिन अगर या केवल m आता है अपॉन में या केवल n आता है अपॉन में, दो में से कोई एक ही चीज आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, टोटल नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो ये अब आपको जो इसमें डेफिनेशन की फॉर्म में और आपको ये सब चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, केवल आपको समझा रहे हैं कि क्या होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मीनिंग डेफिनेशन मैथमेटिशियन ने जो डेफिनेशन दी है उसके नाम के साथ आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने आपको समझा दिया कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोबेबिलिटी, पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि द लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ए इज बिटवीन 0 to 1। अगर ये बोला गया है कि द लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की लिमिट क्या है 0 से 1 के बीच में, तो उसको आप किस तरीके से लिखोगे, तो उसको आप लिखोगे, एक इवेंट है ए, तो ये प्रोबेबिलिटी के साथ लिखा हुआ है और उसकी लिमिट दी हुई है 0 से 1, तो उसको आप क्या लिखोगे, लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है। अब दूसरी है व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स, अगर कोई दो इवेंट है, एक पहला इवेंट हमने मान लिया ए है, दूसरा इवेंट हमने मान लिया कि बी है, तो विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव is combined, the probability is the sum of individual probability। अगर दो इवेंट हो रहे हैं उसको हमने म्यूचुअली क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया, तो आपको पता है दो चीजें जब हम कंबाइंड कर देते हैं तो वो यूनियन बन जाता है, और दोनों चीजों में अगर हम कॉमन लेते हैं तो वो इंटरसेक्शन बन जाता है। ठीक है, ये यूनियन का साइन कैसा होता है, ये इंटरसेक्शन का साइन कैसा होता है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट को हम लिखेंगे P A यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB। हमारे पास दो इवेंट थे, एक इवेंट A था, एक इवेंट B था, दोनों को कंबाइंड कर दिया, तो हमारी प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला बन जाएगा PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB। थर्ड पॉइंट है टू इवेंट्स विच आर इक्विवेलेंट आर असाइंड द सेम प्रोबेबिलिटी। मतलब कहने का क्या है कि अगर दो इवेंट जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट हैं, एक जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको एक ही प्रोबेबिलिटी मानेंगे, सेम प्रोबेबिलिटी मानेंगे। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट हेडिंग हमारी एप्लीकेशन। ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसके सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से तैयार कर लेना। ये सब जो भी हम बता रहे हैं, ये सारे 2 नंबर में, 10 नंबर में, ये सारी चीजें पूछी जाती। एक भी चीज हम ऐसी नहीं बताएंगे जो एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्लास में बता रहे हैं तो मतलब क्या है कि वो पूछी जाती है। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। पहला पॉइंट, इट प्लेज अ ग्रेट रोल इन मेकिंग प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब आप समझ ही रहे हो कि प्रिडिक्शन करने में इसका बहुत ही यूज होता है। प्रिडिक्ट करने में कि भाई आज तो इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, या आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि बारिश होनी पक्की है, 1 घंटे के अंदर बारिश हो जाएगी, क्योंकि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, ना हवा चल रही है और बहुत गर्मी लग रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बारिश होगी ही
होगी। तो ये हमारा क्या है, प्रिडिक्शन है। और इस प्रिडिक्शन में हम किसका यूज कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का। इट इज यूज टू सॉल्व साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज डे टू डे प्रॉब्लम। इसका यूज हम डे टू डे प्रॉब्लम में भी करते हैं। जैसे डे टू डे प्रॉब्लम में कैसे यूज कर सकते हैं हम, हाँ ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हमें कहीं पे जाना है, ठीक है, हमें कहीं पे जाना है या हमारी तबीयत खराब हो गई है, ठीक है, हमें डॉक्टर के पास दिखाने जाना है, तो हमने ये अंदाजा लगा लिया कि अगर डॉक्टर हैं तो वहाँ पे आसपास मेडिकल स्टोर तो होगा ही होगा, वहीं से हम मेडिसिन ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, इट इज वेरी यूजफुल व्हेन one wants to predict the uncertainty of betting the chance of success। अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि मतलब सर्टेनिटी बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है किसी भी चीज़ की, कि हम ये कह रहे हैं वो हो सकता है हमारी कही हुई बात या जो हम अंदाजा लगा रहे हैं, जो हम संभावना बता रहे हैं कि ये हो सकता, तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। इसका यूज बिजनेस में और इकोनॉमिक्स में होता है। अब है, इट इज द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एंड लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, ठीक है। तो इसका जो यूज होता है वो इन दो जगह पे होता है। इसके बाद एक पक्का क्वेश्चन है आपका, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसके अंदर यूजेस ऑफ प्रोबेबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। अब इसमें 4 हेडिंग होती हैं। पहली हेडिंग है इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम, दूसरी है इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, तीसरी है स्टॉकिंग डिसीजंस और चौथी है द इंडिविजुअल इन्वेस्टर, ठीक है। तो पहली हम आपको बता देते हैं कि कोई ये वाली हेडिंग हम आपको बता रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम। अब आपके सामने इन्वेस्टर के सामने कोई 2 लोग हैं, वो अपना अपना प्रपोजल लेके गए हुए हैं। तो इन्वेस्टर किस में इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टर किस में इन्वेस्ट करेगा, एक कंपनी ए है एक कंपनी बी है, दोनों अपने प्रोजेक्ट लेके एक इन्वेस्टर के पास गए हैं। तो इन्वेस्टर किस में इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टर उसी में इन्वेस्ट करेगा जिसमें क्या होगा, मतलब उस प्रोडक्ट की मांग ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, उसी कंपनी में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट। अब सबसे पहले कि जो प्रोडक्ट चल रहे हैं मार्केट में वो चल रहे हैं, लेकिन आप अगर किसी नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हो तो लाना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, उस प्रोडक्ट के लिए कोई भी 2 या 3 आपने अलग अलग रीज़न ले लिए, वहाँ पे जाके पूछताछ करी कि हाँ सही में इस प्रोडक्ट की यहाँ पे ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, या अगर हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे तो लॉन्च करने के बाद लोग उसको यूज़ करेंगे कि नहीं यूज़ करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, रिसर्च करोगे, तभी उस प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे, नहीं तो उस प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करोगे। अगर मान लीजिए 2-3 रीज़न में, 3 अलग अलग रीज़न में आपने करा, अलग अलग रीज़न मान लीजिए 3 अलग अलग एरिया, ठीक है, जैसे कि आपने आप मान लीजिए कि दिल्ली में अलग अलग एरिया है, कि एक सीपी वाला एरिया है, ठीक है, एक उधर ले लीजिए सरोजनी नगर वाला एरिया ले लीजिए, एक तीसरा कोई और एरिया ले लीजिए। तो अगर 2 जगह आप, एक जगह आपका रिजल्ट अच्छा निकला कि हाँ ये प्रोडक्ट यहाँ पे चल जाएगा, और 2 जगह ऐसा हुआ कि आपका प्रोडक्ट नहीं चल पाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी निकल आई, तो इसका मतलब उस प्रोडक्ट को आपको लॉन्च नहीं करना चाहिए। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, उस नए प्रोडक्ट को आपको इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको घाटा होगा। मतलब कि इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करे उसमें जब वो प्रोडक्ट चलने ही वाला नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी आ गई,
ठीक है। तो सबसे पहले इन्वेस्टर के पास जब आप जाओगे कि हमें ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, इसके लिए हमें मनी चाहिए, तो सबसे पहले वो आपके मुंह से आंसर सुनना चाहेगा कि मैं इसमें पैसा क्यों डालूं, मैं इस नए प्रोजेक्ट में पैसा क्यों डालूं। फिर आप उनको बताओगे कि मैंने यहाँ पे रिसर्च करी है, इन 3 रीजन में मैंने रिसर्च करी है। ये तो हमने एक बता दिया कॉन्ट्रडिक्टरी वाला। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव निकलता है, मतलब 2 जगह सक्सेसफुल रहा और तीसरी जगह जो है वो प्रोडक्ट थोड़ा सा कम सक्सेसफुल था, उसके बारे में कम लोग इंटरेस्टेड थे, तो आप ये बताओगे, तो हो सकता है इन्वेस्टर जो है अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा और बोलेगा कि हम मार्केट में इस नए प्रोडक्ट को लाने के लिए तैयार हैं। ठीक है। फिर थर्ड है स्टॉकिंग डिसीजन। अब स्टॉकिंग डिसीजन क्या होता है, जैसे हाँ, स्टॉकिंग डिसीजन का मतलब, अब जैसे हम जैसे कोई जनरल स्टोर ले लेते हैं, ठीक है। तो जनरल स्टोर वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे जनरल सामान मिल जाता है, जैसे आटा, दाल, चावल, दूध, ग्रोसरी का भी सामान, ये सामान, वो सामान, सब कुछ जनरल चीज़ें सारी मिल जाती हैं, ठीक है। तो या फिर हम ऐसा लेते हैं, सब्जी वाले की दुकान ले लेते हैं, ठीक है। तो सब्जी वाले की दुकान हमने ले ली, उसमें बहुत सारी सब्जियां रखी हैं। अब वो सब्जी किस हिसाब से खरीदेगा, सुबह से शाम तक उसकी सारी सब्जियां बिक जानी चाहिए। कुछ सब्जियां ऐसी होती जैसे आलू, प्याज, ये सारी चीज़ें खराब नहीं होती, लहसुन, अदरक, ये ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक में ही खराब हो जाएगा। ये आप आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकते हो, मतलब चला सकते हो उसको, नेक्स्ट डे भी इसको आप सेल कर सकते हो। लेकिन उसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे, जैसे धनिया आपको पता है, अगर गर्मी के दिन ले लीजिए तो धनिया आपको पता है कि अगर सुबह से शाम तक बंदों ने धनिया नहीं खरीदी तो शाम को उसकी वो खराब ही हो जाएगी और उसे फेंकनी ही पड़ेगी। तो ये जो स्टॉकिंग डिसीजन है, ये इसमें है क्या कि आप अपनी शॉप के लिए कितना स्टॉक रखो। इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि लोग बिना लिए ही उस सामान को लौट जाएं, और इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि शाम तक नहीं बिका तो आपको उसको फेंकना पड़ा, ठीक है। इसके बाद है द इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इसमें क्या है, इसमें प्रोबेबिलिटी का बहुत यूज है। इसमें है, हम आपको पढ़ के भी बता देते हैं कि मैनेजर टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रिडिक्शन अबाउट फ्यूचर प्राइस of the securities. This prediction helps the investor to take decision as to which security should select for the investment. अब इसमें मैनेजर जो है इन्वेस्टर को ये बताता है कि अगर आप अपने रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो पैसा है सिक्योर है और आपको अपने पैसे जो आपने इन्वेस्ट करे हैं वो कुछ समय बाद आपको वापस मिल जाएंगे और कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो वो सब चीज़ें उसने मैनेजर ने कैसे बताई इन्वेस्टर को, अपनी प्रिडिक्शन के आधार पर, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोबेबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसके बाद यूजेस ऑफ प्रोबेबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 4 हेडिंग है, इन चारों हेडिंग में अगर आप एक एक लाइन भी लिख देते हो तो एग्जामिनर ये सोचेगा कि ये 2 नंबर के क्वेश्चन में इस बच्चे ने इतना लिखा है, क्या मैं इसको 5 नंबर दे दूं, ये सोचने पे वो मजबूर हो जाएगा। और इतनी आसान हेडिंग आपको तैयार करने में भी दिक्कत नहीं होगी। मैं कितना अच्छा पढ़ाती हूँ ये तो आप लोग जानते ही हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही, सारी चीज़ें मिलेंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।